हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम के लिए विद्यालय विषयों को। और इसी कड़ी में हम साइंस के अंदर अम्ल, क्षारक और लवण वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आज हम पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप 7th क्लास वाली एनसीईआरटी का जो मैटर मैंने पहले डाला हुआ था वो वीडियोस आपने देख ली होगी, और 10th क्लास वाली एनसीईआरटी बुक में से जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ उसको भी आप कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो इसी कड़ी में आज हम जो आगे का पार्ट है अम्ल, क्षार और लवण वाला उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, अगर जल की उपस्थिति में अम्ल और क्षारक को लिया जाए तो क्या बनता है और कौन सी गैस वगैरह निकलती है, ये हमको देखना है। देखिए, पहले हम जल के अंदर अम्ल को डाल करके देखते हैं। जल की उपस्थिति में जब आप किसी अम्ल को लेते हैं तो उसमें से H+ आयन निकलता है। जैसे यहाँ पर HCl का उदाहरण दिया गया है कि HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है और जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं होते हैं। यानी अगर आप शुष्क HCl लेंगे तो वो जो है वो जल में मतलब कि सूखा हुआ है। शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा हुआ, तो वो H+ आयन उससे पृथक नहीं होंगे। लेकिन जैसे आप इसको जल में घोलते हैं, जैसे यहाँ पर HCl + H2O, यानी इसको HCl को जल में डाल दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उससे H+ निकलेगा और वो H2O से जुड़ जाएगा, तो बनेगा H3O+ + Cl-, क्योंकि इसमें से H निकल गया तो पीछे कौन बचा? Cl, तो Cl-। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ में मिलकर के रह सकते हैं। इसीलिए ये जो H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन जो है उसका निर्माण होता है। हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ यानी एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। यानी H+ और H2O दोनों मिलकर H3O+ बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसी अम्ल को जल में मिलाने पर या फिर जल में घोलने पर उसमें से कौन से आयन मुक्त होते हैं। तो कौन से आयन मुक्त होते हैं? H+ आयन। फिर ये पूछा जा सकता है कि किसी अम्ल को जल में घोलने पर जो H+ आयन मुक्त होते हैं वो किस रूप में जाकर जुड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, या तो ये H+ एक्वस फॉर्म में रहेंगे या फिर हाइड्रोनियम आयन के रूप में बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि यदि अम्ल की जगह, जैसे अम्ल में तो क्या हो रहा है, जैसे आप जल में घोलेंगे तो H3O+ आयन बन रहा है और H+ आयन एक्वस के रूप में भी रह सकता है। अगर आप किसी क्षारक को जल में घोले तो क्या होगा? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आप इसको जल में घोलते हैं तो ये दोनों आयन जो है Na+ और OH- दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जब क्षार को जल में घोलते हैं तो उसके जो आयन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे KOH को अगर जल में घोलेंगे तो K+ और OH- बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस इसको जल में घोलेंगे तो Mg2+ + 2OH- आयन बनेगी। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है ये हमने देख लिया है कि क्षारक तो आयनों में मुक्त हो जाते हैं और जल में से H मुक्त होता है, लेकिन वो या तो खुद मुक्त रूप में रह सकता है H+ के रूप में या फिर हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको एक लाइन दे रखी है कि क्षारक जल में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे अम्ल जो है H+ उत्पन्न कर रहे थे, ऐसे ही आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्षार होते हैं वो OH- मुक्त करते हैं। ज़्यादातर जितने भी जो क्षार है वो सब में OH- आयन होता है और वो आयन जरूर बनेगा जब भी आप जल में घुलते हैं तो। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उनको क्षार कहा जाता है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं और जल में जो घुलते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। ठीक है, अगर आप इनको स्पर्श करेंगे यानी छुआ जाता है तो ये साबुन की तरह लगते हैं और इनका स्वाद जो है वो कड़वा होता है। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है।
इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो ये क्षार के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम कि एक लाइन है कि सभी अम्ल H+ और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं, अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा कि जो अम्ल से H+ निकल रहा है वो और जो क्षार से OH- निकल रहा है वो, ये दोनों मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अम्ल का एग्जाम्पल HX लिया है और क्षारक का एग्जाम्पल MOH। यहाँ पे X का मतलब कोई भी हेलोजन होगा और M का मतलब कोई भी धातु होगी, मेटल। ठीक है, और जब ये क्रिया करते हैं तो इसमें से अम्ल में तो H+ निकलेगा और क्षार में से OH और दोनों मिलकर के H2O बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है और इसको आप बस ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार मिलते हैं और लवण और जल बनता है। ठीक है, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि जब जल अम्ल और क्षारक को घोला जाता है तो वहाँ कौन सी प्रक्रिया होती है या कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। यानी आप जो अम्ल है उसको आप धीरे धीरे जल में घोलेंगे, ना कि जल को सीधा अम्ल में डालेंगे, क्योंकि अगर आप जल को सीधा अम्ल में डालेंगे तो बहुत तेज़ी से वो उफान जैसा होगा और वो ओपन करके बाहर आने चाहेगा। ठीक है, इसलिए जितने भी सांद्र अम्ल होते हैं यानी कि जिसमें थोड़ी सी विलायक की मात्रा जो है वो विलेय की मात्रा से कम होती है, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो जल के कारण आस्फलित हो सकते हैं, यानी उफन करके बाहर आ सकते हैं। सांद्र अम्ल में जल मिलाने से उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर के बाहर आ सकता है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? वे अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कैन होता है या डिब्बा होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बोतल होती है उन पे इसीलिए चेतावनी के चिन्ह होते हैं क्योंकि ये सांद्र हैं और ऐसे में ये आस्फलित हो सकते हैं, इसलिए इन पे चेतावनी के चिन्ह होते हैं। चेतावनी के चिन्ह कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह के चेतावनी के चिन्ह होते हैं जो कि सांद्र अम्ल और क्षारक वाले जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर ये बने हुए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में अगला टॉपिक दिया हुआ है कि अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं यानी कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसको हम कैसे पता करते हैं? तो ये हम pH से पता कर सकते हैं। देखिए pH जो होती है वो क्या होती है, पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये आप ध्यान में रखना, किसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं? pH के माध्यम से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH स्केल में जो P शब्द है उसका मतलब है पुंसांस यानी कि पोटेंज, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, इस pH स्केल से सामान्यतः 0 से लेकर के 14 तक की यानी अधिक अम्लता से लेकर के अधिक क्षारकता तक की pH जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, यानी pH के माध्यम से हम अम्ल और क्षारक की प्रबलता को कैलकुलेट करते हैं और ये pH स्केल में जो P होता है उसका मतलब पुंसांस होता है और जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ शक्ति होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दिया है कि किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता इसी pH स्केल से पता चलती है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होती है, हाइड्रोनियम आयन कौन सा था? H3O+ जो बन रहा था, यानी H3O+, ये जो आयन बना था जो H+ और OH- की जो H2O जो है उसके मिलने से बना था। ठीक है, तो
जितनी अधिक इसकी सांद्रता होगी pH का मान उतना ही कम होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, H3O+ ये होता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको एक लाइन और दे रखी है कि कोई भी अगर विलयन जो है उदासीन होता है तो उसके pH का मान 7 होता है, और यदि pH स्केल में किसी भी विलयन की जो pH है अगर वो 7 से कम है तो वे अम्लीय विलयन होगा, और यदि pH का मान 7 से लेकर 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH- आयन की सांद्रता बढ़ रही है और ऐसे में क्षार की शक्ति बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और pH जो है वो सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान में रखना है कि उदासीन विलयन की pH कितनी होती है, 7 होती है। अगर 7 से कम हो रहा है तो उसमें अम्लीयता जो है वो बढ़ती जा रही है, और अगर 7 से ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्षारीयता बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप इस स्केल के माध्यम से याद रख सकते हैं। ये pH स्केल है जो 0 से लेकर के 14 के बीच में अंशांकित किया गया है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 7 पर उदासीन लिखा हुआ है। 7 से जैसे आप कम की तरफ जाएंगे तो अम्लता बढ़ती जाती है, यानी H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है, और OH- आयन जो है वो घटता जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 7 से लेकर 14 की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि H+ आयन की सांद्रता कम होती जा रही है निरंतर, और OH- जो है उसकी सांद्रता बढ़ती जा रही है। इस कारण से इसकी क्षारीयता बढ़ती जाती है और इधर इसकी अम्लता बढ़ती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ आपको pH स्केल से संबंधित pH जो है वो समझ में आया होगा, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखने हैं और इनको नोट भी कर लेना है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम pH से संबंधित ही कुछ और फैक्ट को देखेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।